हेलो दोस्तों, मैं अंजलि यादव स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजलि ग्लोबल इंस्टीट्यूट में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कहा जाता है, अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, आधियों को पैरों तले दबा के चल, मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल। तो इसी लाइन के साथ आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पिछली वीडियो को आपने नहीं देखा तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। पिछली वीडियो को हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। पिछला वीडियो में हमने पढ़ा पंजाब के बारे में कि पंजाब जो है वहाँ पे 12 मिसल थे, जिसमें से एक मिसल था सुकरचकिया मिसल, और इसके राजा थे, सुकरचकिया जो मिसल था उसके राजा थे राजा महाराजा रणजीत सिंह। इन्होंने पंजाब की स्थापना की थी। इनको राजा की उपाधि अफ़गान बादशाह था जो यहाँ आक्रमण करने के लिए आता, और उनका जो तोपें हैं, जमान शाह जो अफ़गान बादशाह होता है उसकी जो तोपें होती हैं वो चिनाब नदी में गिर जाती हैं और उसको निकाल के महाराजा रणजीत सिंह देते हैं। इस तरह से वो खुश होता है और उनको राजा की उपाधि देता है और साथ ही लाहौर भी देता है। इस तरह से 1799 ईस्वी में लाहौर पर नियंत्रण करते हैं महाराजा रणजीत सिंह और लाहौर को अपनी राजधानी बनाते हैं। फिर हमने देखा कि 1809 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो होता है, जिसके प्रतिनिधि होते हैं चार्ल्स मेटकाफ, और महाराजा रणजीत सिंह, इन दोनों के बीच अमृतसर की संधि होती है, जिसमें हमने देखा कि ये सतलज नदी था और इधर थे ब्रिटिश और इधर था पंजाब राज्य। इन दोनों के बीच मतलब ये संधि हुई थी सतलज नदी की, कि मतलब सतलज नदी का जो इधर का क्षेत्र है इधर ब्रिटिश होंगे और इधर जो है पंजाब राज्य यानी कि महाराजा रणजीत सिंह होंगे। जो एरिया में मतलब प्रवेश नहीं करेंगे। इसके करने का मेन उद्देश्य यही था, अमृतसर की जो संधि हुई थी, कि जिससे महाराजा रणजीत सिंह जो है साम्राज्य विस्तार न कर सकें। इस तरह से हमने ये सब देखा। उसके बाद हमने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध देखा, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग होता है और दलीप सिंह के बीच ट्रीटी होती है, लाहौर की संधि। इसमें एक ब्रिटिश प्रतिनिधि रखा जाएगा, ये कहा जाता है, जिसके अनुसार जो है जो दलीप सिंह है वो काम करेंगे। और फिर भैरावल की संधि होती है 1846 ईस्वी में, जो रानी जिंदल जो कि दिलीप सिंह की माता होती हैं उनके बीच होती है, अंग्रेज़ और रानी जिंदल के बीच। इसमें ये होता है कि लाहौर में एक अस्थाई जो है सेना रखी जाएगी, जिसके अनुसार मतलब काम होगा पंजाब राज्य का, और रानी जिंदल जो है और उनकी भूमिका समाप्त कर दी जाती है। इस तरह से फिर सिखों पे आक्रमण किया जाता है और उन पे झूठा आरोप लगाया जाता है और 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय हो जाता है। तो आप ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको समझ आए होगी कल की क्लास क्या थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अवध में ब्रिटिश शासन की स्थापना। तो इसको हम देख लेते हैं कि इधर है बंगाल और इधर है अवध, लखनऊ का एरिया, और इधर जो है मराठा थे, महाराष्ट्र का एरिया था। और जब इलाहाबाद की संधि हुई थी अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच, तो इसमें क्या हुआ था कि जो अवध है उसको उसके साथ अंग्रेज जो है सहायक संधि की है, उसको अपने ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाएं, क्योंकि इधर मराठा थे और मराठों से उनका सीधा सामना ना हो सके, इसलिए उन्होंने इसको रहने दिया। तो वही 1856 में इस पर कुशासन का आरोप लगेगा और इसको अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेंगे। और क्यों मिलाएंगे? क्योंकि इधर आपने देखा कि इधर जो कर्नाटक का एरिया है इसको भी जीत लिया इन्होंने, इधर मैसूर का एरिया है इसको भी जीत लिया, इधर बंगाल जो है इसको भी जीत लिया, और इधर पंजाब को भी जीत लिया, इधर मराठा तो जीत ही लिया। अब इसलिए अब अवध को जीत लेंगे, क्योंकि इनको अब बफर स्टेट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो अवध का विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक था। तो इसको हम देखेंगे कि पश्चिम में कन्नौज से लेके पूर्व में कर्मनाशा नदी है। पश्चिम में कन्नौज है और इधर पूर्व में कर्मनाशा नदी है। यहाँ से यहाँ तक अवध का विस्तार है। आगे देखते हैं कि जो अवध की राजधानी कहाँ है। तो अवध की राजधानी फैजाबाद है। अब देखेंगे कि अवध का संस्थापक कौन है, तो उसके बारे में देखेंगे कि अवध के संस्थापक हैं शहादत अली खां। इनको बुरहान उल मुल्क की उपाधि धारण की थी। इन्होंने बुरहान उल मुल्क की उपाधि धारण की थी। इनके बारे में है कि जब शहादत अली खां अवध के नवाब थे उस समय 1739 ईस्वी में नादिर शाह जो है आक्रमण करने के लिए आता है अवध पे। तो उस समय अवध जो है वो धन दौलत से कंगाल होता है। तो नादिर शाह को जो है
ईरान तथा एशिया का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि जो नादिर शाह होता है उसको ईरान तथा एशिया का नेपोलियन भी कहा जाता है। और वो 1739 ईस्वी में अवध पे आक्रमण करने आता है, तो धन दौलत लूटने आता है। तो अवध जो है वो पहले से ही धन दौलत से कंगाल था। इस तरह से शहादत अली खां क्या करते हैं कि उसको दिल्ली भेजते हैं। तो दिल्ली जाता है, वहाँ पे उसे बहुत धन दौलत मिलता है। तो लौट के जब वापस आता है, नादिर शाह जो है दिल्ली को लूट लेता है। और उसके बाद जब अवध वापस आता है तब क्या करते हैं कि शहादत अली खां डर के मारे आत्महत्या कर लेते हैं। इस तरह से उनके बाद उनका लड़का होता है शुजा-उद-दौला, जो कि बक्सर के युद्ध में भाग लेता है। फिर देखेंगे कि अवध का अंतिम नवाब होता है वाजिद अली शाह, 1847 से लेके 1856 ईस्वी तक। आउट्रम की रिपोर्ट आती है, उसके अनुसार अवध में कुशासन का आरोप लगाया जाता है और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है कि वाजिद अली शाह जो हैं इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको कैद कर लिया जाता है और वही कैद में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और इन्हीं की पत्नी रहती हैं बेगम हजरत महल, जो 1857 ईस्वी में जो क्रांति होती है, 1857 का जो विद्रोह है, उस समय वो अवध से यानी लखनऊ से जो सेना होती है उसका नेतृत्व करती हैं। तो ये रहा अवध के बारे में हमने पढ़ लिया। और इसमें कुछ आगे हम देख लेते हैं कि अवध का विलय किया जाता है 1856 ईस्वी में। कुशासन का आरोप लगाया जाता है कि अच्छे से शासन नहीं किया जा रहा है। अब इसका विलय होने का वास्तविक कारण क्या था, जो हमने पहले बता दिया है, उसको आप देख लीजिए कि विलय होने का कारण है कि ब्रिटिश एम्पायर के विस्तार का पार्ट है, ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का पार्ट है, हमने बताया पीछे। और दूसरा कारण क्या है कि बफर राज्य की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर मराठा के डर से इन्होंने अवध के साथ सहायक संधि की और अब तो मराठा को ही जीत लिया इन्होंने, तो इसकी अब बफर राज्य की कोई ज़रूरत नहीं रह गई। इस तरह से हमने देखा कि कंपनी को अब किसी से डर नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में राजनीतिक शक्ति बन चुकी है। इस तरह से अवध समाप्त हुआ। अब देखेंगे हम सिंध के बारे में। इसमें हम देख लेते हैं बेगम हजरत महल जो होती हैं वो जब 1857 की क्रांति में भाग लेती हैं, फिर उसके बाद क्रांति के बाद वो नेपाल चली जाती हैं और नेपाल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे सिंध, एक सिंध बच जा रहा है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। सिंध का विलय जो है 1843 ईस्वी में, ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। और कौन गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड एलन बरो था। उसी के समय 1843 ईस्वी में सिंध का विलय हुआ, तो इसे आप ध्यान रखिए। और 1856 में अवध का विलय हुआ, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, कि अवध जो है उसका विलय कब हुआ, 1856, और सिंध का विलय 1843। कौन गवर्नर जनरल था, लॉर्ड एलन बरो। और इसमें हमने बताया कि आउट्रम की रिपोर्ट किसके आधार पे, तो आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पे अंतिम नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह थे। और अवध की राजधानी फैज़ाबाद थी, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अवध पे कुशासन का आरोप लगा है, ये भी ध्यान रखिएगा। और पहला जो नवाब है, मतलब अवध का संस्थापक कौन है, तो शहादत अली खां, ये सब ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी का जो सर्कल स्टार्ट हुआ था बंगाल से, उन्होंने सबसे पहले बंगाल पे कंट्रोल किया था ना, तो वही हम पढ़ रहे हैं कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी का जो सर्कल स्टार्ट हुआ था बंगाल से, वह अवध के साथ पूरा हुआ। जो पॉलिटिकल शक्ति, राजनीतिक शक्ति कंट्रोल था, पॉलिटिकल कंट्रोल, राजनीतिक कंट्रोल, नियंत्रण, वो मतलब उनका अवध के साथ पूरा हुआ। उन्होंने पूरा मतलब जीत लिया। अब हमारा अगला चैप्टर होगा ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति, तो इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति क्या थी। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। तो आप लोग का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।